सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि चंपत राय जब इस पूरे मामले में साफ साफ घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर चंपत राय के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सवाल वहां भी यही है कि चंपत राय ने खुद को और अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया है, मंदिर की संपत्ति का अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। ये सवाल वहां उठ रहे हैं और ये सारा मामला अभी तक थमा ही नहीं है कि अब ऐसे ही एक और डबल इंजन राज्य में, डबल इंजन सरकार वाले राज्य में एक और घोटाला सामने आ गया है। घोटाला है जमीन से जुड़ा। हां, मंदिर से जुड़ा नहीं है, लेकिन मंदिर वाली नगरी यानी कि महाकाल की नगरी उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़ा मामला सामने आया है और यहां पर जमीन को लेकर घोटाला दिखाई दे रहा है। और इस घोटाले में भी सीधे सीधे घिर गई है मोहन यादव सरकार। वो उज्जैन जहां पर सरकार विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वो उज्जैन जहां पर ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस नगरी को पूरी तरह बदल दिया जाएगा, और जहां पर अभी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी परियोजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं, वो उज्जैन जहां पर 2035 के लिए सरकार ने एक जबरदस्त प्लान तैयार कर लिया है, एक बड़ा मॉडल तैयार किया है, लेकिन उस मॉडल के लिए, उस मॉडल में जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए वो लोग कौन है, इसको लेकर एक लंबी लिस्ट निकल कर आ गई है। और सवाल मोहन यादव सरकार पर उठ गए हैं कि क्या मोहन यादव जो अपने और अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मोहन यादव जो खुद उज्जैन से आते हैं, तो इसलिए मोहन यादव पर सरकार पहले भी उठ रहे हैं, सवाल पहले ही उठ रहे हैं, और क्योंकि वो उज्जैन से आते हैं तो ये सवाल और ज्यादा तेज हो जाते हैं। और अब विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल सरकार पर दाग दिए हैं, जिन सब पर हम चर्चा करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। तो जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, आज दिन भर एक मुद्दा चर्चा में बना रहा है और वो है उज्जैन में जो जमीन घोटाला, जो जमीन लगता है अंशिता जो है उनका इंटरनेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो वो प्रश्न पूछे इसके पहले मैं ही शुरू कर देता हूं। जो अंशिता मेरे ख्याल से कहना चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ये क्यों चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार हर स्टेट के अंदर बन जाए, और अब इन्होंने बंगाल के अंदर भी वो कर ही लिया है, महाराष्ट्र के अंदर कर ही लिया है, 4-5 साउथ की स्टेट बची हैं। डबल इंजन सरकार बनाने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों हैं? देखिए, पूरे हर जहां भी इनकी सरकार है लूट मची हुई है, पूरी तरह से लूट मची हुई है। आप देखिए, बिहार के अंदर एक लड़के को पकड़ के एनकाउंटर कर दिया, फेक एनकाउंटर कर दिया, जबकि उसने अस्त्र जो थे वो समर्पित कर दिए थे और वो फेसबुक लाइव में था और उसने कह दिया था कि मैं समर्पण करने को तैयार हूं, उसे गोली मार दी। और उसके बाद आपने देखा उसका जब अंतिम क्रिया हुई, उसके अंदर हजारों लोग आसपास के गांव के उमड़े, क्योंकि सम्राट चौधरी वहां के मुख्यमंत्री हैं और वहां पे उन्होंने एक बच्चे की हत्या करा दी। और हमारे एक बहुत बड़े फिल्म के कलाकार हैं, उनके बड़े भाई, सगे बड़े भाई पे जिस प्रकार का जानलेवा हमला हुआ, ये तो बिहार के डबल इंजन की सरकार है। चलिए अंशिता आ गई है, आप शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आप बता ही रहे थे स्वामी जी, डबल इंजन सरकारों से अब बहुत सारे सवाल आने लगे हैं और बहुत सारे सवाल डबल इंजन सरकारों पर उठने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इसीलिए बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकारें लेकर आइए? डबल काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो काम हो रहे हैं, घोटाले बहुत डबल स्पीड से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी। भाई, अब तो मुझे ये भी लगने लगा है, हम तो ये समझते थे कि हम लोग हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, शायद ये लोग इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहते, स्कूल इसलिए बंद करना चाहते हैं, मंदिर इसलिए बनाना चाहते हैं कि शायद ये लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। अब तो मुझे समझ आता है धर्म वरम से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदू ही नहीं है, सनातनी ही नहीं है, ये तो इसलिए मंदिर बनाना चाहते हैं कि उसको लूटा जाए। आप देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर में पहले तो उन्होंने जमीन की लूट मचाई, यही चंपत राय बंसल साहब जो हैं, इन्होंने वहां पे 2 करोड़ में 2 लोगों ने जमीन फरोख्त की और उसी दिन ये ट्रस्ट ने उसको 16 करोड़ में खरीद लिया। 14 करोड़ का हेरफेर इन्होंने कर लिया, उसमें 1-8 करोड़ उस आदमी को दे दिया होगा जिसने बेचा और बाकी इन्होंने जेब में रख लिया होगा। माने लोगों ने जो वहां पे जाके अपनी आहुति दी उसको ये खा गए, सारे लोग बेईमान लोग खा गए, भगवान श्री राम के चंदे को खा गए। और इसीलिए कारण यह है कि आज 15 लाख पर डे का जो वहां कलेक्शन हुआ करता था वो 1-2 लाख पे आ गया है।
क्योंकि लोगों की श्रद्धा इनके ऊपर से हट गई है। अब ये एक प्रमोद कृष्णन हुआ करते थे, अब आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सहयोगी हो गए हैं। 2021 में उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैं चाहता हूं राम जन्मभूमि के लिए दान करना, कुछ पैसा अर्पित करना, लेकिन किसको करूं, वो तो सब डकैत बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं। वो सारे चोर डकैत आप बाहर आ गए। अच्छा चलिए, एक अच्छी घटना अंशिता घटी है, कम से कम इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने हिम्मत करके इसका पर्दाफाश कर दिया। अभी तक तो वो भी गोदी मीडिया बना हुआ था, वरना मैंने देखा था इंदिरा जी के जमाने में 74-76 में इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयनका की ही अखबार था जिसने इंदिरा जी को दांतों चने चबा दिए थे, और अब वो भी समर्पण कर गया था। लेकिन ये मामला जब खुला है, मुझे लगता है कि मोहन यादव को बदलने का मूड बना लिया है अमित शाह साहब ने, योगी आदित्यनाथ को भी बदलने का मूड बना लिया है। इसीलिए आप देखिए कितनी हृदय विदारक घटना, एक वहां पे वो बन रहा है, एनिमेशन का सेंटर चल रहा है जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड देयर, और वहां कमर्शियल एक्टिविटी 3 मंजिल पे चल रही हैं, आग लगती है, 14-15 बच्चे बेचारे खत्म हो जाते हैं। स्टेट के अंदर यही हाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, अब देखिए 2 लोगों को मार दिया इन्होंने, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव, और जहां मैं रहता हूं वहां भी एक मंत्री जी का ही इलाका है, यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसके आसपास की सारी जमीन मंत्री जी ने खरीद ली है जी, सारी जमीन मंत्री जी ने। अरे यार, कितना पैसा खाओगे, कितना पैसा खाओगे, चंदे का पैसा खाओगे, मंदिर का पैसा खाओगे, चुनावी बॉन्ड का पैसा खाओगे, पीएम केयर फंड का पैसा खाओगे, अरे कितना खाओगे यार, मेरे देश को, मेरी भारत माता को कितना लूटोगे। मोहन यादव, कितना लूटोगे तुम, तुम्हारे जैसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। वहां पे जाके पहले तो कंस्ट्रक्शन इसलिए कराते हो, लोन ले लेके, विदेश से लोन ले लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए चले जा रहे हो, लोन बढ़ते चले जा रहे हैं, लोन को कैसे रिपे करोगे वो समझ में नहीं तुम्हें आता है। नए लोन ले रहे हो जिससे पुराने लोन वापस करो, और उसमें पहले तो कंस्ट्रक्शन में घपलेबाजी करते हो, और उसके बाद आसपास की जमीन खरीद लेते हो, उस पर हजारों करोड़ों का वारा न्यारा करते हो। हर जगह डकैती चल रही है, हर जगह चोरी चल रही है, सब कुछ जो है हमारे राष्ट्रीय सेठ को दिया जा रहा है। 1.5 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं अंडमान निकोबार के अंदर, जहां राहुल गांधी गए थे, बच्चों के पेपर को लीक करा के हजारों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। हर जगह लूट मची हुई है, हर जगह डकैती हो रही है जी। तो यही तो आज का मुद्दा है स्वामी जी की, किस तरह से डबल इंजन सरकारें, जहां पर लगता था कि डबल रफ्तार से काम होगा, तेजी से काम होगा, क्योंकि किसी तरह का ब्रेकेज नहीं लगेगा, जब केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, तो काम बहुत आसानी से हो जाएंगे, परियोजनाएं नहीं लटकेंगी, फाइलों पर साइन नहीं लटकेंगे, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां से इस तरह की खबरें आती हैं कि सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई अपील की गई है, कोई फाइल भेजी गई है, उस पर सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, राज्यपाल के साथ मतभेद की खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी ऐसी खबरें आई, या दक्षिण के राज्यों से तो इस तरह की खबरें आए दिन आती रहती हैं। लेकिन डबल इंजन सरकार में क्या कुछ चल रहा है, यहां पर तो घोटाले ही हो रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा अभी थमा ही नहीं था, और अब ये उज्जैन वाला मामला सामने आ गया है, और खबर जैसी है ये लगातार आप देख ही रहे हैं, और पूरे दिन चर्चा में बनी रही है कि पूरी की पूरी जमीन अपने करीबियों को दे दी, उसमें उनकी पत्नी भी है, भाई भी हैं, भाई के बच्चे हैं, भाई की बीवी हैं, सब मतलब अपने ही करीबी, जबकि कल को जब जमीन के दाम बढ़ेंगे तो फायदा परिवार ही लेगा। ये स्कीम दिखाई दे रही है यहां पर स्वामी जी। भाई देखिए, मान्यवर कांशीराम एक बात कहा करते थे और आश्चर्य होता था वो क्यों कहते थे। वो ये कहते थे कि दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए बेहतर है कि एक अस्थिर सरकार हो, स्थिर सरकार ना हो। और बात हमको समझ में नहीं आती थी क्यों कहते, अब समझ में आ रहा है क्यों कहते थे वो जी। देखिए, जो अस्थिर सरकारें होती हैं वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की बात सुनती हैं, समाज के हर अंग की बात सुनती हैं, और जब स्थिर सरकार होती है, जैसे इन लोगों ने कर लिया, सारे संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा करके इन्होंने आज के तारीख में हर जगह ईडी सीबीआई पैसा वैसा खरीद फरोख्त करके हर जगह अपनी सरकार बना ली है। कहीं शिवसेना को तोड़ा, कहीं जेडीयू को तोड़ा, कहीं टीएमसी को तोड़ा। अब इतनी ज्यादा स्थिरता इनके अंदर आ गई है कि इनकी जो दादागिरी है वो बढ़ती चली जा रही है, हर जगह लूट भी कर रहे हैं और किसी को बोलने में नहीं देते हैं। तो देखिए, यही मान्यवर कांशीराम ने जो कहा था, ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थिर हो गए, जो ये कहते हैं ना कि हमने एक स्थिर सरकार दी है, ये स्थिर सरकार का ही कारण है आज के तारीख में हर जगह लूट मची हुई है, हर जगह डकैती मची हुई है। अगर चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, एकनाथ शिंदे ने धोखा न दिया होता देश की जनता को, चिराग पासवान ने, अगर इन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया होता और किसी ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया होता जो संवेदनशील होता, जिसके अंदर दिल होता,
जिसका परिवार होता, जो अपने परिवार को दर्द को समझता, तो आज ये स्थिति पैदा ना होती। ये जो 4 लोग हैं, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबु नायडू, ये पाप के भागीदार हैं। इनकी वजह से आज देश में तानाशाही इस प्रकार से प्रवर्त रही है कि ये वहां पे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों को भी पीट रहे हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं। ये हर जगह इन्होंने नाश कर रखा है, इसलिए कर रखा है क्योंकि इनकी स्थिर सरकार है और ये स्थिरता को बढ़ाते चले जा रहे हैं। राष्ट्र हित में है ऐसी सरकार हो जिसमें सभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करते हुए सरकार चले। ये कांग्रेस वाले स्टेट्स को पैसा नहीं देते हैं। दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, फाइनें 6-6 महीने लटकती थी। अब एक दिन के अंदर आपको पता ही नहीं होगा एलजी कौन है आज के तारीख में दिल्ली का, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। वहां पे रोज गवर्नर से लड़ाई हुआ करती थी वेस्ट बंगाल के अंदर, अब कोई लड़ाई नहीं होगी क्योंकि ये विपक्षी जहां भी होंगे, और इसलिए ये मंदिर भी इसीलिए बनाना चाहते थे कि वहां लूट सकें, और ये सरकार भी इसीलिए डबल इंजन की बनाना चाहते हैं कि लूट सके। ये लुटेरे लोग हैं, इन्होंने देश को लूट के अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया है। जी, और अब विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। समाजवादी पार्टी ने वहां मोर्चा खोल रखा था, क्योंकि अगर मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। और इसीलिए कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को तेजी से उठा दिया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने, और उसके बाद कई सवाल सरकार पर ताक दिए। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि वो ट्वीट हम लोग को दिखाया जाए, हमारे दर्शकों को दिखाया जाए कि आखिर कांग्रेस ने किस तरह से ट्वीट करके जो है मोहन यादव सरकार को घेरा है, डबल इंजन सरकार को घेरा है। मैं चाहूंगी कि उस ट्वीट को स्क्रीन पर लाया जाए। और इसके अलावा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछे हैं वो भी एक बड़ी बात है, यानी साफ है कि अब विपक्ष के हाथ बड़े मुद्दे लग रहे हैं, यानी लूपहोल हाथ में आ गए हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन कोशिश में था कि किस तरह से बीजेपी सरकार की या बीजेपी को कमजोर किया जाए, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी जैसे खुद मुद्दे निकल निकल कर उनके हाथ में आ रहे हैं, विपक्ष के हाथों में। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मुद्दे तो अब सवाल यह है कि राजनीतिक दलों के हाथ में मुद्दे आए उससे इंपॉर्टेंट नहीं, अब तो जनता खुद सड़क पे उतर आई है। बिल्कुल, असली मुद्दा यह है कि देखिए जब जनता, अब आपने पता होगा कि जंतर मंतर के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देने के लिए किसान यूनियन भी साफ आ गई हैं। और उन्होंने कहा था हमने 13 महीने के अंदर इस सरकार को झुका दिया था और ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ करेंगे हम लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये भी कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपिके ने ये भी अपील कर दी है सब लोगों से, सब अपोजिशन पार्टी वालों से कि भाई हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने वाले हैं, हम तो एक यूथ का हमारा एक वो है, हमारा एक कॉज है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा नहीं होता तो मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, और सब लोग हमारे साथ आ जाए, एकजुट हो जाए। हम लोग जो हम लोग कह रहे थे लीडरशिप किसी के ना हो, सब लोग एकजुट हो जाए। बिना लीडरशिप के एक आंदोलन चले, जैसे किसानों का आंदोलन चला था 13 महीने का, सब लोग बैठे, सब पार्टी के लोग आए, सब इकट्ठे हो जाएं, सब एक साथ हो जाएं, क्योंकि राष्ट्र का सवाल है, ये भारत माता का सवाल है। गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन चले, लेकिन इसमें सब लोग इकट्ठे हों और कोई लीडरशिप की बात ना हो, कोई मंच पे भाषणबाजी ना हो, कोई नेतागिरी ना हो, सब लोग आके बैठ जाएं, सारी सड़कों के ऊपर बैठ जाएं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसका उपयोग करें, और पुलिस को लाठी चलानी है, गोली चलानी है, जेल में डालना है, जो करना है करें, लेकिन भारत माता और अपने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। यह अभिजीत दीपिके ने भी कह दिया है। तो आज की तारीख में जनता लड़ रही है, जनता जिन्होंने चंदा दिया था राम जन्मभूमि के लिए, आज वो कह रहे हैं ये डकैत लोग हैं। उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन होगा, मुझे ये लगता है अंशिता, ये योगी आदित्यनाथ को 2-4 दिन में हटा देंगे। बिल्कुल, ये 2-4 दिन में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे जी, बिल्कुल। जिस तरह से राम जन्मभूमि ट्रस्ट में, जो ट्रस्ट में लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे, उसमें योगी जी का कोई हाथ नहीं था, लेकिन बहाना बना के इनको हटा देंगे। आप देखिएगा केशव प्रसाद मौर्य को बना देंगे। कारण यह है इनको स्केपगोट चाहिए। मोहन यादव को भी हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस से इन्हीं लोगों ने कहा हो कि ये खबर छाप दो, हमें मोहन यादव को हटाना है, और मोहन यादव डिफेंस में आ गए। तो ये लोग खुद ही प्लांट कराते हैं, खुद ही उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और खुद ही अपना मस्ती ले लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकार, दिल्ली के अंदर हर जगह लूट मचाई हुई, हरियाणा के अंदर हर जगह इन्होंने लूट मचाई हुई। जी बिल्कुल, यहां पर आप ये कहना चाह रहे हैं स्वामी जी कि जिस तरह से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि अब बीजेपी के अंदर ही जो विरोधाभास है वो बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुसीबत बनने वाला है, और शायद यही वजह है कि आप देखिए सीएम योगी को तो बार बार हटाने की कोशिशें की जाती हैं, खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद किस तरह से बैठकों का दौर चला था। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी कि योगी हटें और वो कुर्सी पर बैठें।
अमित शाह और योगी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, ये समय समय पर निकल कर आया है, बहुत सारी खबरें आती रही हैं। वही बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान की जो लॉबी है वो मोहन यादव को जो है पसंद नहीं करती। तो ये अब बीजेपी के अंदर ही जो कॉन्फ्लिक्ट है, या कहें बीजेपी के अंदर ही जो आपस में खींचतान है, वो ही अब बीजेपी की डबल इंजन सरकारों के लिए या बीजेपी सरकारों के लिए मुसीबत बन रहा है। इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन पहले कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, जो सवाल पूछे गए हैं, वो ट्वीट हम यहां पर देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर है। तो कांग्रेस ने लिखा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा भ्रष्टाचार। दिसंबर 2023 में मोहन यादव जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद उनके परिवार ने उज्जैन में धड़ाधड़ जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। कुल 137 प्लॉट खरीदे गए जो 168 एकड़ के हैं। ये प्लॉट सरकारी प्रोजेक्ट्स के आसपास खरीदे गए, मतलब मोहन यादव प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते और उनका परिवार उसके आसपास जमीन खरीदता। इस भ्रष्टाचार में मोहन यादव का पूरा परिवार शामिल है। पत्नी, बहू, भाई, भाई की पत्नी, भाई के बेटे, चचेरे भाई, सबके नाम से जमीन खरीदी गई। यह कोई पहला मामला नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में अपना यह भ्रष्टाचारी मॉडल लागू किया है। आपको याद होगा कैसे अयोध्या में मंदिर बनने से पहले जमीन का घोटाला किया गया था, और अब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ से पहले मुख्यमंत्री का परिवार जमीन की खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। चुन चुनकर जमीनें वहां खरीदी जा रही हैं जहां सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं या सरकार प्रोजेक्ट लाने का प्लान कर रही है। यह खुली लूट है जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो ये बड़ा आरोप लगा दिया है, और इस आरोप के पीछे आधार है वो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर दावा किया गया है कि कैसे सरकार या सरकार में बैठे लोग या सरकार के करीबी पूरी प्लानिंग के तहत आगे अपनी तिजोरियां भरने का प्लान बना रहे हैं। स्वामी जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब देखिए बिहार की स्थिति देखिए। अब नित्यानंद राय चाह रहे थे कि वहां पे मुख्यमंत्री बने जी बिहार के। अच्छा, नित्यानंद राय जी को अमित शाह साहब का भी सपोर्ट है, लेकिन वहां हुआ यह कि नीतीश कुमार ने अपने अंगद का पैर रख दिया कि नहीं, ये तो सम्राट चौधरी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानती हैं कि बिहार के अंदर जो पूरा कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा समाज है, लवकुश समाज है, उसकी वजह से उन्होंने सम्राट चौधरी को बना दिया। अच्छा, नित्यानंद राय को बात कैसे सहन होती? आप ये देखिए, जो दो कांड हुए हैं और दोनों, जिन एक को तो मार दिया गया और एक पे जानलेवा हमला हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर था जी। दोनों ब्राह्मण समुदाय से लोग आते हैं। अच्छा, ब्राह्मण समुदाय बिहार के अंदर सबसे ज्यादा, अगर कोई समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राजपूतों और कायस्थों और बनियों के अलावा सबसे ज्यादा ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। उन्हीं के दो लोगों को मार दिया और पुलिस कस्टडी में, मतलब एक तरह से सरेंडर करने के बाद मार दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानती हैं कि इस समय ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में अपना बिल्कुल तनाव चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता है उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है और राजपूतों की सरकार चल रही है। तो ब्राह्मणों ने एक मीटिंग भी की थी, विधायकों ने, उनको डपट दिया गया, जबकि राजपूतों को नहीं डपटा गया। ब्राह्मण वैसे ही नाराज है। अब बिहार में दो ब्राह्मणों पे ये अटैक हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये पूरा नित्यानंद राय का, यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य का, इन्हें डिफेम करके, इनको सत्ता से हटा के, क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर ये 14-15% का जो ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का है, अगर इसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और अगर ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ चला गया या बहन मायावती के साथ चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव भी हारेगी और 2029 का लोकसभा का चुनाव भी हारेगी। तो ये पूरा इनका षड्यंत्र चल रहा है, इनकी शतरंज की गेम चल रही है एक दूसरे को। राजस्थान के अंदर आपको पता ही है, वसुंधरा राजे भी अपना राहुल गांधी से मीटिंग करती रहती है, उनकी बात चल रही है। इलेक्शन के पहले वहां भी देखिएगा वसुंधरा राजे इनको कैसी चोट देंगे, जिस प्रकार से उनका अपमान हुआ है। और राजस्थान की सबसे बड़ी लीडर अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी की, तो वसुंधरा राजे हैं। बिल्कुल। तो यानी यह साफ है कि बीजेपी के अंदर अब जिस तरह की नाराजगी की खबरें हैं वो अब खुले तौर पर दिखाई दे रही हैं, और अब बीजेपी में एक तरह से खुद ही बीजेपी के लोग दूसरे लोगों की टांग खींचने पे यहां लगे हुए हैं। और शायद यही जो दावे जहां पर आपकी तरफ से किए गए हैं, अभी स्वामी जी आपने जैसा कहा है कि अगर ये खबर निकल कर भी आई है, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर का मामला हो या फिर चाहे वो उज्जैन में जमीन घोटाले का मामला हो, ये सब कहीं ना कहीं खबरें निकल कर आई हैं बीजेपी के लोगों की तरफ से ही, जो कहीं ना कहीं या तो योगी सरकार, योगी से नाराज है या फिर मोहन यादव से नाराज है। और इसी वजह से यहां पर एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर जो ये घोटाले एक तरह से निकल कर आ रहे हैं लगातार, उससे आने वाला जो यूपी का विधानसभा चुनाव है उस पर जरूर असर पड़ेगा, जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे पर अब मोर्चा खोल रहा है। क्या कहेंगे स्वामी जी? नहीं, देखिए ये बिल्कुल, ये राहुल गांधी ने जो कहा था ना कि चुनाव आयोग के अधिकारी भी हमको रिपोर्ट कर रहे हैं, मंत्रालय के बीच पे बैठे हुए लोग भी हमें बता रहे हैं, अंदर की खबरें दे रहे हैं। और आप जानते हैं राजनीति में ये चीज बड़ी कॉमन है
ऐसा नहीं है कि अपोजिशन और सत्ता के बीच में ही लड़ाई होती है। अपोजिशन में भी अपोजिशन से लड़ाई होती है और सत्ता में भी सत्ता से लड़ाई होती है। एक मंत्री जो है दूसरे मंत्री के खिलाफ अपोजिशन को सारी इंफॉर्मेशन देता है कि बेटा इस मामले को उछाल दो, ये बहुत उछल रहा है, और आपस में राजनीति चलती रहती है। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा था कि चुनाव आयोग से अंदर से हमें खबरें मिल रही हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कलह है उसका ये नतीजा है। जैसे हम लोग कल बात कर ही रहे थे कि वहां महाराष्ट्र के अंदर देखिए उन्होंने एकनाथ शिंदे के एमएलसी कैंडिडेट को हरवा दिया। अब एकनाथ शिंदे कर लें क्या करते हैं, वो तो ऑपरेशन टाइगर में खुश हो रहे हैं, अगले इलेक्शन में उनको भी साफ कर दिया जाएगा। आप देखिएगा उनको भी साफ कर दिया जाएगा। और सम्राट चौधरी जो है वो नित्यानंद राय, देखिएगा कुछ दिनों में नित्यानंद राय को भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनके राज में ऐसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं। करवाने वाला कौन है ये सम्राट चौधरी को थोड़ी पता चलेगा। हो सकता है वो नित्यानंद राय ने ही कह दिया हो कि यार कर दो जिससे ये हटे और मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। तो ये राजनीति का खेल है। अपोजिशन जितनी मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा आज के तारीख में, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है। 3 दिन हो गए हैं जंतर मंतर से ये हटा नहीं पा रहे हैं। कभी ट्रक भेज देते हैं, कभी उनका जो क्षेत्र है उसको कम कर देते हैं, कभी बिजली काट देते हैं, फिर चालू कर देते हैं। इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोगों को हैंडल कैसे करें, क्योंकि अगर उनको जेल भेजा या लाठीचार्ज किया पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन फैल जाएगा। तो ये अब समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है 12 साल में, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंदोलन को हैंडल कैसे करें। जी, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार या कहें योगी सरकार या कहें मोहन यादव सरकार फिलहाल बुरी तरह यहाँ पर घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कांग्रेस और उससे पहले समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या सवाल पूछे गए हैं मोहन यादव सरकार से। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा है सुनिए। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं, पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती, भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं, जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। अब इन कंपनियों को जब हिस्सेदारी दी गई, उसके बाद कौन कौन सी परियोजनाएं इन जमीनों से लगी हुई आई। मोहन यादव मुख्यमंत्री और मंत्री रहने के दौरान सड़क और हाईवे उज्जैन बदनावर रोड 1 बना, चौड़ीकरण हुआ, नई कनेक्टिविटी बनी, उज्जैन इंदौर रोड विस्तार हुआ, उज्जैन झालावाड़ 4 लेन इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन नागदा रोड इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन देवास रोड इन्हीं जमीनों के आसपास आया, उज्जैन मक्सी रोड इन्हीं जमीनों के पास आया, उज्जैन आगर रोड इसी जमीनों के पास आया, गरोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इसी जमीनों के आसपास आया।
इन परियोजनाओं में भूमि खरीदने का उल्लेख दिया गया है। जिन परियोजनाओं का भूमि खरीदना, ये ब्यौरा है, डिटेलिंग, जो रिपोर्ट्स में भी आया और मैंने मौखिक। तो अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने बाकायदा बताया कि किसने कितनी जमीन खरीदी है और ये बड़ा मामला यहां पर निकल कर आ रहा है। और इससे जो कई सवाल यहां पर मोहन यादव सरकार पर इस वक्त खड़े हो जाते हैं, जिसमें बड़ा सवाल तो यही है और लगातार जिस पर चर्चा हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि अपने करीबियों को फायदा पहुंचा रही है सरकार, या कहें कि सरकार ने जो परियोजनाएं आने वाली होती हैं या परियोजना जो आ चुकी होती है उससे पहले ही आसपास की जमीनें अपने पास ले लेती है सरकार और सरकार के करीबी लोगों को वो दे दी जाती है, जिससे आने वाले समय में जब जमीनों के दाम बढ़ेंगे तो उन्हें अच्छा खासा उसका फायदा मिलेगा। इस तरह के आरोप यहां पर लग रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्या जो विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा जो उठाया जा रहा है, क्या ये इसी जमीन विवाद तक ही सीमित रहेगा या आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनकर मोहन यादव सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है? क्या कहेंगे आप स्वामी जी? देखिए अंशिता, बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, केवल मोहन यादव का सवाल नहीं है जी, ये किशन पाल गुर्जर का सवाल नहीं है जी, ये बिहार के सम्राट चौधरी का सवाल नहीं है जी, ये हर उस व्यक्ति, ये वो देश है हमारा, वो भारत है जहां पे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है जिससे वो जीवित रह सकें। जी, आज के तारीख में समाज का हर वर्ग इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है, दुकानदारों की दुकानें नहीं चल रही हैं, ठेले वालों के ठेले नहीं चल रहे हैं। आप ये बताइए, जब $120 पर बैरल का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस था, इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जी, अब वो $70 हो गया है, आधा हो गया है, तो भी उसके दाम कम नहीं कर रहे हैं। पैसा लूटे चले जा रहे हैं। पैसा इसलिए लूट रहे हैं कि तेल कंपनियों का आप देख रही हैं प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, उनसे डिविडेंड ले लेंगे और उस डिविडेंड से 5 किलो अनाज जनता को दे देंगे और कहेंगे हमने बड़ा एहसान तुम पे कर लिया। पेपर लीक करा रहे हैं, उस पे पैसा कमा रहे हैं, चंदे में पैसा कमा रहे हैं, हर जगह पैसा कमा रहे हैं। और देश की जनता जो है वो मूर्ख न बने भाई, इनकी बात को समझे। ये लुटेरे लोग हैं, डकैत लोग हैं, ये देश की जनता को गरीबी में रख के मध्यम वर्ग को बर्बाद कर रहे हैं। और आज आपने देखा शेयर मार्केट का क्या हाल हुआ, कोरिया का शेयर मार्केट 10% गिरा, 10% जी, सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा। जापान का मार्केट 3% गिरा। कारण क्या है, अमेरिका में ये जो कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है वो 8% उसका शेयर गिरा। जो न्यूज एक्स कंपनी है वो न्यूज एक्स का शेयर 17% गिरा। मतलब यह है आईटी कंपनीज और टेक्नोलॉजी कंपनीज इतनी बुरी तरह टूट रही हैं और हिंदुस्तान का पूरा एक्सपोर्ट जो है वो आईटी कंपनीज पे डिपेंडेंट है। हमारी देश की इकोनॉमी की क्या हालत हो रही है, तो हम लोगों को तो खाना कम मिल रहा है, हमारी आमदनी तो कम हो रही है और मोदी जी के मंत्री जी है वो ऐश कर रहे हैं। फिर हमें बताते हैं जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। भैया हम तो चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रह लेंगे, तुम लोग ये डकैती को डाल रहे हो। चंपत राज बंसल टाइप और नृपेंद्र मिश्रा टाइप और वहां सारी कार्यकारिणी में नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं मैं तो केवल कंस्ट्रक्शन देखता था। अरे कंस्ट्रक्शन देखते थे, हर मीटिंग के अंदर नृपेंद्र मिश्रा साहब आप मौजूद रहते थे, आप उसके अध्यक्ष थे समिति के। आपको इतने सीनियर आईएएस अफसर रहे, मोदी जी के साथ रहे, आपको पता है कैसे चोरी और डकैती को पकड़ा जाता है। सारी डकैती पड़ गई, अब कह रहे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए सब दोषी हैं, ये जितने हैं लूट इन्होंने बना रखी है और हिंदू धर्म के पीछे छिप के, भगवान श्री राम के पीछे छिप के इन्होंने भगवान श्री राम को भी लूटा है। ये लोग भैया सीता और भगवान श्री राम से भी धोखा करने वाले लोग हैं, ये हिंदू लोग नहीं हैं। जी बिल्कुल। और अब ये मामला यहां पर उज्जैन से निकल कर आ रहा है, महाकाल की नगरी जिसे कहते हैं, और इसी को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और ये तय माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव जो कि यूपी का है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को यहां पर भी जरूर उठाएगी कि किस तरह से डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है स्वामी जी कि हो सकता है कि यूपी और मध्य प्रदेश के बाद आने वाले दिनों में किसी और डबल इंजन सरकार वाले राज्य से ऐसा ही कोई मामला ना निकल कर आ जाए। क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ हरियाणा में भी हुआ है। नायब सिंह सैनी साहब के जो सबसे क्लोजेस्ट आईएएस अफसर थे उनसे भी एक्शन हो गया है। देखिए इस समय तो इनको समझ में आ गया है कि भाई चुनाव आयोग हमारे पास है, इलेक्शन हम जीती जाएंगे, चाहे कितनी डकैती डाल लें, कितनी चोरी कर लें। तो इस समय तो दोनों हाथ से लूटने का मंतव्य चल रहा है। पूरी तरह लूटो, राष्ट्रीय सेठ से लुटवाओ, पेड़ काटो, जंगल काटो, किसान चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे उसे यूरिया ना मिले, चाहे उसे डीएपी ना मिले, बच्चों के चाहे पेपर लीक हो जाए। लेकिन अब कम से कम भगवान की कृपा है कि जनता जागृत हो गई है, जनता खुद लड़ने को तैयार है। देखिए विपक्षी दल जो है, क्योंकि मानी बात है कि परेशानी होती है। अब जैसे कॉकरोच जनता पार्टी में क्या हुआ, जो लोग वहां पे पानी पहुंचा रहे थे उनके घर पहुंच गई पुलिस।
उनके गांव में घर पहुंच गई। अरे तो इसने कहा, अभिजीत ने, कि भाई ये कौन सा पाप किया, पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, इसके लिए घर जाके दबे साहब क्यों डाल रहे हैं। मतलब ये डराना डराना डराना। अब राजनीतिक दलों तो चलिए वो उनकी अपनी सीमित संख्या है, आपस की राइवलरी है, सब कुछ है, लेकिन जनता अगर जागृत होगी और अपना अधिकार मांगेगा तो उसके बाद ये जनता की आवाज को नहीं रोक पाएगी। यही महात्मा गांधी ने बताया था, जनता को खुद आना पड़ेगा अपने अधिकार मांगने और कहना पड़ा होगा तुम तो डकैती डाल रहे हो, हजारों हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा करके तुम तो अरबपति और वो बन रहे हो, अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हो पढ़ने के लिए, किसी को आईसीसी का चेयरमैन बना रहे हो, किसी को पाकिस्तान के साथ जॉइंट वेंचर करा रहे हो और हमको भूखा मार रहे हो। जनता जिस दिन जाग जाएगी, और जनता जाग रही है, अच्छी बात है, जनता जाग जाएगी, विपक्षी दल और पक्ष की बात नहीं है। हमें लोकतंत्र चाहिए, संविधान चाहिए और ये बेईमानों और लुटेरों का शासन का अंत चाहिए। जी बिल्कुल, एक बार हम फिर से सुनते हैं कि क्या सवाल यहां पर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं इस मामले को लेकर। मोहन यादव सरकार अब बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है और इसकी एक वजह तो यही है कि वो उज्जैन से ही आते हैं, उनकी ही नाक के नीचे, उन्हीं की जो जगह है वहां पर इस तरह का घोटाला, और घोटाला कर भी कौन रहा है, उनके अपने करीबी, क्योंकि खबर यही है कि उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, उनके भाई की बीवी, उनके भाई के बच्चे, सभी का इस जो सभी ने वहां पर जमीनें खरीदी हैं। तो यहां पर मोहन यादव बुरी तरह घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं जिनके जवाब कांग्रेस चाहती है मोहन यादव सरकार से, और अब नजर मोहन यादव सरकार पर है कि वो इसके जवाब देगी या नहीं देगी। हालांकि जैसा कि हर बार होता है वैसे एक बार फिर राजनीति हो रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर राजनीति हो रही है तो ये रिपोर्ट कहां से आ गई, और अगर ये रिपोर्ट झूठी है तो इसकी जांच करवाइए और जांच करके फिर जो सही रिपोर्ट है उसको सामने दीजिए। ये सवाल यहां पर खड़े हैं। फिलहाल कांग्रेस ने किन सवालों के जवाब मांगे हैं वो सुनिए। ये रिपोर्ट्स है, तथ्य से स्पष्ट होता है कि राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन आई, 253 एकड़ जमीन आई, यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल में। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में तो अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे उन्होंने पूरा बता दिया है यहां पर कांग्रेस की तरफ से कि जब से मोहन यादव पहले जब सरकार में मंत्री थे उनके तब भी उन्होंने कुछ जमीनें खरीदी थी, और जब से वो सत्ता में या सीएम बनकर बैठे हैं उसके बाद तो अचानक से बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है जमीनों में। और जो इनके करीबी होने, चाहे उनकी बीवी हो, उनके भाई हो, उनकी पत्नी हो, या और भी जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, 4 रियल एस्टेट के एजेंसीज हैं उन्होंने भी जमीनें खरीदी और वो करीबी बताए जा रहे हैं। ये सारी चीजें मोहन यादव सरकार या मोहन यादव पर पर्सनली बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। और सवाल यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि डबल इंजन सरकार में ये हो क्या रहा है, डबल इंजन सरकार में ये डबल घोटाले की खबरें क्यों आ रही हैं, और आने वाले दिनों में और क्या क्या देखना पड़ेगा स्वामी जी। भाई देखिए, सीधी सी बात है, जब इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, चुनाव आयोग पे कब्जा कर लिया है, तो मानी बात है कि ये लोग डकैती डालेंगे, एमपी एमएलए कैसे खरीदेंगे अगर ये मंदिर में चोरी नहीं करेंगे, अगर इस प्रकार से रियल एस्टेट में पैसा नहीं बनाएंगे, अगर पेपर लीक करके पैसा नहीं बनाएंगे तो 50 करोड़ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खरीदेंगे कैसे। जो पैसे की जरूरत है, ये बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं और एमपी एमएलए को खरीद रहे हैं, तो देश की पूरी फिजा को इन्होंने खराब कर दिया है। जनता के मत का कोई लेना देना नहीं हो गया है। और आपने कहा जांच करा ली जाए, अरे जांच क्या कराओगे यार, ओपन एंड शट केस है, इसमें जांच क्या करानी है। भाई आपको पता है जो पहले संजय सिंह ने आरोप लगाया था अयोध्या के अंदर,
2 करोड़ की जमीन ए बी को बेचता है और उसको 16 करोड़ में ट्रस्ट खरीद लेता है। भाई ट्रस्ट में तो हमारा पैसा है, ट्रस्ट में इसका चंपत राय बंसल का पैसा तो था नहीं। इसका माने 14 करोड़ का प्रॉफिट। और ये जो जमीन खरीदी गई सर्किल रेट से ऊपर खरीदी गई। आप जानती हैं सर्किल रेट सरकार क्यों बनाती है? सर्किल रेट इसलिए बनाती है कि भाई अगर किसी जमीन का दाम 10,000 रुपए गज है सर्किल रेट, तो ऐसा ना हो लोग 2,000 गज में उसे खरीद लें और स्टैंप ड्यूटी बचा लें। तो सर्किल रेट जो है हमेशा ऊपर रखा जाता है, उससे भी ऊपर दाम में खरीद लिया क्योंकि वो सरकार जनता का पैसा था, जनता का पैसा लुटा दिए और आप अपनी जेब भर ली उससे। तो ये इन लोगों ने हर जगह किया है, वही पैसा कमा रहे हैं, वही तो टीएमसी के सांसदों को खरीद रहे हैं, वही तो एक इनके उद्धव ठाकरे के लोगों को खरीद रहे हैं। तो इस समय देश की जनता अगर नहीं जागी, मैं तो चेतावनी दे सकता हूं, मैं तो लोगों को कह सकता हूं, तो पेपर भी लीक होते रहेंगे क्योंकि ये बेईमान लोग हैं, ये हर जगह बेईमानी करेंगे। डबल इंजन की सरकार ये चाहते ही इसीलिए हैं, हर जगह मंदिर भी इसीलिए बनाना चाहते हैं कि वहां जाएं। और उसका एक मैं आपसे निवेदन करता हूं, लोग बुरा ना माने, सनातनी, वैसे सनातनी में भी हूं भैया, अगर आप मंदिर के अंदर पैसा चढ़ाना बंद कर दें, आप केवल फूल चढ़ाइए, चलिए आज से एक वो कर लीजिए, टारगेट ले लीजिए, मंदिर में जाके केवल फूल चढ़ाएंगे भगवान को। भाई भगवान तो फूल से ही खुश होते हैं ना, मिठाई से खुश होते हैं। मिठाई खिलाइए, एक लड्डू चढ़ाइए और फूल चढ़ाइए, आप देखिए किसके वहां हालत क्या हो जाएगी। अरे यार सब पैसे की लूट कर रहे हैं, भगवान के नाम पे पैसे की लूट कर रहे हैं। भगवान हमारे दिल में है, भगवान हमारे मंदिर हमारे घर में है, घर में हम पूजा करते हैं, वहां जाके जिस प्रकार से होता है वो तो हम भी जानते हैं। मेरे साथ पुरी में हुआ, काली मंदिर के अंदर भी हुआ, जहां जाते हैं लोग परेशान किए जाते हैं। 1500 रुपए दो तो स्पेशल दर्शन हो जाएंगे। अरे भगवान के स्पेशल दर्शन होते हैं, वीआईपी को एक लाइन से अकेले ले जाके दर्शन कराते हैं और गरीब जनता जो है 6-6 घंटे वहां खड़ी रहती है, लाठियां खाती है और दर्शन में नहीं कर पाती, उसको धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए ये पूरी नौटंकी चल रही है, ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। हमको धर्म भीरू होना चाहिए। भगवान ने जो सिखाया है, भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने, उस रास्ते पे चलने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चोरी, भाई ये तो मर्यादाहीन लोग है भाई, ये काहे के हिंदू है सनातनी। बिल्कुल, यहाँ राम के मंदिर में चोरी, वहां महाकाल की भूमि पर यहाँ पर चोरी हो रही है। तो ये लगातार चोरी के मामले, और एक तरफ पेपर की चोरी हो रही है। यानी जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर घोटाले हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, और इसीलिए बीजेपी सरकार अब सवालों के घेरे में है। बीजेपी सरकार को लेकर विपक्ष अब खुलकर कह रहा है कि इसका असली चेहरा सामने आ चुका है। और जैसा कि राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो समय अब दूर नहीं कि जब या तो ये सरकार इमरजेंसी लगा देगी या फिर ये सरकार 1 साल के अंदर अंदर गिर जाएगी। और उसकी वजह यही है कि जो संस्थाएं अभी तक मोदी सरकार के लिए काम कर रही थी, उनके दबाव में काम कर रही है, जैसे कि आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, अब उन संस्थानों में बैठे लोग जो है अब खुलकर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो गलत है। और यही वजह है कि अब एक तरह से मोदी सरकार की मुश्किलें या बीजेपी सरकार की मुश्किलें, डबल इंजन सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, सीधी सी बात यही है कि जनता जब जागृत हो जाती है तो कोई भी निरंकुश सरकार उसका सामना नहीं कर सकती है जी। अब ये चीजें जो हैं अब ये अपोजिशन के हाथ से निकल गई क्योंकि जनता भी समझ गई है कि अपोजिशन कुछ कर नहीं पाएगा जी। भाई अपोजिशन अगर इलेक्शन जीत भी गया तो उसके बाद पैसे दे देंगे 50-50, 100-100 करोड़ रुपए ईडी की फाइल बना के। जब नैतिकता खत्म हो गई, जब सारे प्रिंसिपल्स खत्म हो गए, जब सारे सिद्धांत खत्म हो गए, खुलेआम जो है खरीद फरोख्त चल रही है, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, तो जनता को उत्तरदायित्व खुद निभाना होगा। भाई लड़ाई तो जनता की है ना, बच्चे तो पेपर लीक जो हो रहे हैं वो जनता के हो रहे हैं ना। भाई ये मंत्रियों के बच्चे तो आप एक दिन डिस्कस कर लीजिए अंशिता, जितने मंत्री हैं उनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। हर मंत्री का बच्चा विदेश में पढ़ता है, विदेश में सेटल्ड है, बिल्कुल, या बड़ी बड़ी ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान और चीन के साथ चला रहा है। एक दिन इसी पे डिस्कस कर लीजिए। और हमारी देश की जनता जो है वो ये राहुल खराब हैं, वो तेजस्वी खराब हैं, वो यादव हैं, वो फलाने हैं, वो ढिकाने हैं। अरे यार तुम अपने जनता, अपने अधिकार के लिए जनता को लड़ना होगा भाई। विपक्षी दलों के भरोसे क्यों रहते हो? जब किसानों ने दिखा दिया 13 महीने के अंदर कि वो अपनी बात बनवा सकते हैं, जनता आए ना, अपने हक मांगे और कहे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाओ, $120 पे जो तुमने दाम रखे थे आज $65 पे वो दाम क्यों रखे हुए हैं? दाम आधे करो, कम करो। ये बेईमानी नहीं चलेगी, हमारे साथ डकैती नहीं चलेगी। हर जगह बेईमानी हो रही है, हर जगह डकैती हो रही है। तो जनता को खुद सामने आना होगा। जनता जब सामने आएगी, कोई बड़ी से बड़ी सरकार, इंदिरा जी की सरकार भी हम लोगों ने बदलवा दी थी, और ये युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि अगर निरंकुश सरकार हो जाए
तो उसके बाद उसको भी बदलने के लिए जनता को खुद सड़क पर उतरना पड़ेगा। सारा दोष कि राहुल गांधी ये नहीं कर रहे, तेजस्वी ये नहीं कर रहे, अखिलेश ये नहीं कर रहे। अरे भैया, जनता का भी तो कुछ कर्तव्य है। जी बिल्कुल, यहां पर अब जनता लेकिन कर्तव्य है और जनता उस कर्तव्य को पूरी तरह निभा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं। और जंतर मंतर पर जिस तरह से युवा बैठे हुए हैं और युवाओं का मोह भंग हो चुका है, ये तय हो चुका है। जहां पर राहुल गांधी जब कोटा में पहुंचे तब भी ये देखने को मिला किस तरह से वहां बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए। इसी तरह जंतर मंतर पर जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है और वो प्रदर्शन बड़ा रूप लेता चला जा रहा है, यानी साफ है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जागरूक पहले भी थी, लेकिन अभी तक एक तरह से बीजेपी सरकार पर कुछ भरोसा था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इस स्थायी सरकार को अब अस्थायी बनाना जरूरी हो गया है। तो यह बड़ा सवाल जो यहां पर लगातार उठ रहा है और उसका जवाब यहां पर कांग्रेस की तरफ से मांगा गया है। नजरें अब सभी की मोहन यादव सरकार पर टिकी हुई हैं और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकारों से अब एक के बाद एक मामले निकल कर आ रहे हैं। और यह भी एक बात यहां गौर करने वाली है कि अगर यूपी में अयोध्या राम मंदिर मामला उठा तो वहां पर समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई या कहीं की खबरें चला दी गई। इसी तरह वहां पर छात्र जब ये आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको किस तरह परेशान किया जा रहा है, उनकी आवाज कैसे दबाई जा रही है, वो भी हर कोई देख रहा है। लेकिन छात्र भी अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो चुप होने वाले नहीं है, वो अब इस मामले में अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको चाहिए ही चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से हर दिन ये जो कमजोर होता जा रहा है शिक्षा व्यवस्था, उससे दुरुस्त होना जरूरी है। ये अब छात्रों की मांग है कि उन लोगों को ढूंढा जाए जो इस पूरे जो पेपर लीक का मामला है, इसमें जो सरगना है, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें ढूंढा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जब मोहन यादव सरकार के खिलाफ ये बड़ा मामला निकल कर आया और उज्जैन में भी जब बीजेपी सरकार घिर रही है, डबल इंजन सरकार घिर रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है स्वामी जी कि अगले दिनों में ऐसी कोई खबर आए कि यहां पर भी तोड़फोड़ की कोशिश है या कोई एक बड़ा मुद्दा ऐसा ला दिया जाए जो इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो? क्या लगता है आपको? नहीं, तोड़फोड़ तो विपक्षी दलों में करेंगे ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता का कर्तव्य है जी। भाई, जनता तो 140 करोड़ जनता है, उसको तो खरीद नहीं सकते ना। उसको कितने लोगों को खरीद ले जी? उसके लिए तो इनको वर्ल्ड बैंक से पूरा वर्ल्ड बैंक का फंड ही निकाल देना पड़ेगा। 140 करोड़ है हमारे देश के अंदर लोग। एमपी एमएलए को खरीद लोगे ना, जनता को कैसे खरीदोगे जी? और जनता को खरीदो, लो दो, हमारे गरीब लोगों को 25,000 रुपए महीना दो। अरे जब हमारे यहाँ पे श्रमिक लोग जो नोएडा के अंदर और फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर और भिवाड़ी के अंदर आंदोलन कर रहे थे, 12,000 रुपए महीना तो उन्हें दे नहीं पाते मेहनत के बाद 18 घंटे के। अगर उन्हें 25,000 रुपए महीना दे दो, चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान जाते हैं। दो है औकात, वो तो देने के लिए तैयार नहीं हो। तुम किसी को नौकरी नहीं दे रहे, बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, पेपर लीक करा रहे हो। तो देखिए, अंतिम कर्तव्य जो है वो तो जनता का है और जनता को ही सामने आना पड़ेगा। जनता के हक जनता को लेने पड़ेंगे और कोई भी आंदोलन चले उसका साथ देना होगा। चाहे कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन हो, राहुल गांधी प्रयागराज के अंदर आए, जब वहां पे आए तो पूरा प्रयागराज जो है जाम हो जाना चाहिए, सड़कों पे जनता इकट्ठी हो जानी चाहिए और लगना चाहिए शासन को ये वो लेना पड़ेगा। एमपी एमएलए खरीदने से काम नहीं चलेगा। अब जनता खुद सड़क पे उतर आई है और जिस दिन जनता सड़क पे उतर आई उस दिन ये लोग पैर दबा के भागेंगे, जैसे महात्मा गांधी के जमाने में अंग्रेज भागे थे। तो जनता को सामने आना पड़ेगा। ये विपक्षी दलों को खरीद लेंगे, जनता को नहीं खरीद सकते, न मार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल सवाल यही है कि क्या उज्जैन का मामला या जो अयोध्या राम मंदिर का मामला आया है घोटाले का, या फिर जो छात्रों के लिए जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ महज यही सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर डबल इंजन सरकार इतनी कमजोर क्यों है? डबल इंजन सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, पारदर्शिता के दावे करती है कि अगर डबल इंजन की सरकार लेकर आएंगे तो सारे काम उसी स्पीड से होंगे, डबल इंजन की रफ्तार से होंगे, तो फिर इस तरह से सिस्टम के अंदर घोटाले की घपले की या सिस्टम के अंदर पारदर्शिता क्यों नहीं है? ये घोटाले घपले की खबरें क्यों आ रही है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया और विपक्ष इस पर डबल इंजन सरकार पर जबरदस्त हमले बोल रहा है। नजरें अब अयोध्या पर भी हैं, नजरें अब उज्जैन पर भी हैं, मोहन यादव सरकार पर भी है, योगी सरकार पर भी है और मोदी सरकार पर तो टिकी हुई है। यानी हर तरह से बीजेपी सरकार यहां पर घिरी हुई है। सवाल यही है कि न्याय कब मिलेगा? अगर हम अयोध्या की बात करें तो उस जनता को जिसने भरोसे में आकर इतना चंदा चढ़ाया
उसको जो वहां उज्जैन में रहने वाले लोग हैं, जिनकी जमीन, जो इतना समय लग जाता है जमीनें खरीदने में, और वहां पर सरकार के लोग बहुत आसानी से जमीनें खरीद लेते हैं, तुरंत पेपर पे सिग्नेचर हो जाते हैं, तुरंत उन्हें सारी चीजें मिल जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि उन छात्रों को न्याय कब मिलेगा जो इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इन तमाम सवालों के साथ आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।